नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। कैसे हैं बच्चों? आपको याद होगा कि हमने पिछले अध्याय में मौलिक अधिकारों की बात की थी और मौलिक अधिकारों की बात करते हुए समानता के अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकार, इसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों तक हम बातचीत कर चुके थे। बल्कि उनके बीच जो उपबिंदु थे उन पर भी हमने विशद चर्चा की थी और आगे हम बढ़ेंगे। चूँकि मौलिक अधिकार जो है वो बहुत ही हमारे संविधान के पूरे भाग 3 में विस्तृत है और यह हमारे नागरिक जीवन के लिए, हमारे खुद के लिए अपने अधिकारों के बारे में जानना कितना सहायक हो सकता है। जब आप इसे धीरे धीरे जानते जाएंगे तो आपको ये महसूस होता जाएगा। तो बच्चों, हम इस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और आज हम बात करेंगे संस्कृति एवं शिक्षा के अधिकार की। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित अधिकार जो है यह संविधान के अनुच्छेद 29 एवं 30 में है, जिसमें सबसे पहले आप देख रहे हैं बच्चों कि यहाँ कुछ देवताओं के चित्र बने हुए हैं, कुछ देवियों के चित्र बने हुए हैं, कोई बच्चा पढ़ रहा है, कोई बच्चा किताबों को ढो रहा है। तो ये चित्र आपको एक कह सकते हैं कि एक विवरण देता है कि किस तरह हमारे देश में विभिन्न संस्कृतियां और विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं। हमने धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत भी ये बात की थी कि अलग अलग धर्मों के लोगों को किस तरह अपने उपासना स्थल की देखभाल करने का अधिकार है, अपने धर्म को मानने का अधिकार है, पूजा प्रार्थना इबादत का अधिकार है। और इसी चीज़ को हम आगे बढ़ाकर देखते हैं कि संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित अधिकार में अनुच्छेद 29 में जो कहा गया है कि अल्पसंख्यकों के शिक्षा संबंधी अधिकार क्या हैं। तो अल्पसंख्यक हमारे देश में जो भी हैं, अल्पसंख्यक का अर्थ भी हमने बताया था बच्चों कि जिनकी संख्या कम होती है। मान लीजिए कि 100 लोग हैं और 75 लोग किसी एक जैसे धर्म या समुदाय या पंथ से जुड़े हुए हैं, तो वो बहुसंख्यक कहे जाएंगे। और जो उनसे थोड़ा अलग हैं, अलग जिनकी संस्कृति है, जिनकी वेशभूषा है, या जो अलग धर्म को देखते हैं और उनकी संख्या मात्र 100 में 25 है, तो वो अल्पसंख्यक के रूप में गिने जाते हैं। इसी तरह और भी कोई समुदाय हो सकता है, कोई पंथ हो सकता है। तो अनुच्छेद 29 में है कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों का संरक्षण, यानी कि उन्हें अपनी शिक्षा और अपने जो उनके हित हैं, यानी कि उनके हित ऐसा माना जाता है कि बहुसंख्यक समुदाय से अलग होता है। तो वो शिक्षा के रूप में हो सकता है, उनकी पूजा प्रार्थना के रूप में हो सकता है, उनके पहनावे ओढ़ावे खान पान के रूप में हो सकता है, उनके त्योहारों के रूप में हो सकता है। तो इन सबों का उन्हें बिल्कुल ही स्वतंत्र रूप से पालन करने का अधिकार है और ये अनुच्छेद 29 में वर्णित है। बच्चों, अनुच्छेद 30 में शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। जिस तरह से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार था, उसी तरह अनुच्छेद में 30 में ये कहा गया है कि अल्पसंख्यकों को अपने हितों के लिए, अपनी संस्कृति या अपनी भाषा की रक्षा के लिए वो अपने लिए शैक्षिक संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं और उसका जो प्रशासन है, प्रबंधन है, वो अपने तरीके से निजी तौर पर करने के लिए या ट्रस्टीशिप न्यास परिषद की तरह से करने के लिए वो स्वतंत्र होंगे, जिनमें उनके हितों का पोषण हो सकता है। इसके लिए उन्हें किसी भी तरह की परेशानी का सामना या किसी कानून के उल्लंघन का सामना करना नहीं पड़ेगा। और बच्चों,
इसके आगे अनुच्छेद 31 था, जिसमें संपत्ति के अधिकार की बात थी। और ये हमारे भारत में 44वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1977 में, उसमें 2 शब्द जोड़े गए थे संविधान की प्रस्तावना में, और ये संपत्ति के अधिकार का उन्मूलन कर दिया गया था। इसे फिर 300 अनुच्छेद 300वें में जोड़ दिया गया, इसे एक विधिक अधिकार के रूप में, मतलब यह एक कानूनी अधिकार के रूप में आपके पास मौजूद है संपत्ति का अधिकार, लेकिन यह मौलिक अधिकारों के रूप में आपके पास मौजूद नहीं है। और बच्चों, इसके बाद हम अब बातचीत करेंगे कि हमारे जो ये मौलिक अधिकार हैं, ये सुचारू रूप से सभी नागरिकों को प्राप्त हों, इसके लिए इन्हीं मौलिक अधिकारों के 6ठे भाग में क्या किया गया है, यानी कि रिट जारी करने का अधिकार न्यायालयों को दिया गया है। और यह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32 में वर्णित है। और इन उपचारों की ज़रूरत इसलिए पड़ जाती है ताकि हमारे मौलिक अधिकार जो हैं उनमें, उनकी प्राप्ति में, उनके पालन में कहीं किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। तो बच्चों, जब रिट जारी करने का अधिकार संवैधानिक उपचारों के अंतर्गत इसका प्रावधान किया गया था, तो इसे मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद था वो यही था। और इसमें 5 बिंदुओं पर विचार किया गया, जिसमें सबसे पहला आता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। अब बंदी प्रत्यक्षीकरण का जो अर्थ है वह यह है कि शरीर को प्रस्तुत किया जाए। यह तो जो अर्थ है यह आपको साहित्य के हिसाब से है, लेकिन जब हम कानून की भाषा में आते हैं, राजनीति की भाषा में इसे जानना चाहते हैं, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का यहाँ अर्थ ये निकलता है कि किसी व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है, जिसे गिरफ्तार किया गया है, उसे सशरीर यानी कि जीवित स्वरूप में या मृत स्वरूप में उसके शरीर को न्यायालय में प्रस्तुत होना चाहिए। यही बंदी प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। इसके अंतर्गत कुछ बातें ऐसी भी असामान्य रूप से सामने आ जाती है कि कभी कभार किसी व्यक्ति की अगर हत्या कर दी गई है और उसका शरीर प्राप्त नहीं हो पाया है, तो ऐसे में अगर न्यायालय उस मृतक के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण को आदेश को लागू करती है, तो चूँकि उनका शरीर सड़ गल चुका होता है या फिर गायब हो चुका होता है, तो वह न्यायालय में प्रस्तुत नहीं हो पाता। ऐसे में जो हत्या का आरोप है वह सिद्ध नहीं होता और अभियुक्त हत्या के आरोप में छूट जाता है, या उसे कुछ न कुछ जो कहते हैं कि सुविधा मिल जाती है। अतः बंदी प्रत्यक्षीकरण जो रिट है, इसमें सशरीर उपस्थित होने का आदेश न्यायालय जारी करती है। और दूसरा है परमादेश। परमादेश के अंतर्गत बच्चों ये बात आती है कि अगर कोई अधीनस्थ कार्यालय या कर्मचारी या निम्नतम न्यायालय जो न्यायालय के सोपान में निचले स्तर पर है, उन्होंने कुछ ऐसा कार्य किया है जो कानूनन सही नहीं है, कानून के विरुद्ध जा रहा है, तो ऐसे में उच्चतम अधिकारी, वरीय अधिकारी या जो निचली स्तर पर जो न्यायालय है उससे ऊपर के स्तर का न्यायालय, अगर जिला न्यायालय ने कुछ ऐसा नियम पारित किया है या कुछ ऐसा फैसला दिया है, तो ऊपर के न्यायालय द्वारा उस पर आदेश जारी किया जा सकता है कि आप इसके लिए उचित अधिकार नहीं रखते, या किसी वरीय पदाधिकारी द्वारा अपने कनीय अधिकारी या कार्यालय को ये आदेश जारी किया जा सकता है कि आपके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ये बातें नहीं आती, ये कानून नहीं आते, ये निर्णय जारी करना नहीं आता, तो इसके लिए आपको रोका जा रहा है और यह क्षेत्राधिकार जो है
ऊपर के अधिकारी या कार्यालय या न्यायालय के पास मौजूद है। तीसरा है प्रतिषेध। प्रतिषेध में बच्चों ये बात आती है कि जो अभी हमने परमादेश के अंतर्गत बातें की थी, तो परमादेश में उन्हें रोक दिया जाता है, लेकिन प्रतिषेध के अंतर्गत उन्होंने जो भी निर्णय लिया होता है या जो योजनाएं बनाई होती हैं, उनको पूर्ण रूप से निषेध कर दिया जाता है, इसलिए कि वह कानून जो है हमारा जो संविधान है, हमारे संविधान पर आधारित जो कानून बना हुआ है, उससे बिल्कुल ही असंगत होता है। यानी कि उस कानून को अनुकरण नहीं करता हुआ ये जो निर्णय होता है या कानून होता है या कोई जो जजमेंट होता है, ऐसी योजनाएं, ऐसे कानून, ऐसे नियम को बिल्कुल पूरी तरह रोक दिया जाता है और इसे ही प्रतिषेध कहते हैं। फिर आता है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण के अंतर्गत भी निचले अधिकारी, निचले कार्यालय या निचले न्यायालय की श्रेणी में जो निचले स्तर पर न्यायालय है, उनके द्वारा जो भी निर्णय लिए गए हों या जो कोई नीति बनाई गई हो, उसे उसकी महत्ता को देखते हुए वरीय अधिकारी, वरीय कार्यालय, उच्चतम कार्यालय या उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय उसे अपने पास मंगवाकर उस पर आदेश जारी कर सकता है। तो और अंतिम जो आता है बच्चों, वह है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा के अंतर्गत ये बात आती है कि कोई भी अधिकारी, सिर्फ जब ये रिट की बात हुई थी तो उस समय केवल सरकारी अधिकारियों को ही, लोक सेवकों को ही इसमें शामिल किया गया था, क्योंकि हालांकि आज के समय में निजी क्षेत्र में भी बहुत लोग कार्यरत हैं, लेकिन अभी भी यह जो है अधिकार परीक्षा, यह मुख्यतः सरकारी लोक सेवकों पर ही लागू होता है। इसके अंतर्गत यह कारण बताओ जारी किया जा सकता है कि आपने जिस पद को धारण किया है, क्या आप उसके योग्य हैं, किस अधिकार के तहत आपने इस पद को धारण किया हुआ है, यही अधिकार परीक्षा है। आगे बढ़ते हैं बच्चों और हम देखते हैं कि जिस तरह मौलिक अधिकार हमारे संविधान का एक महत्वपूर्ण भाग है, उसी तरह राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी हमारे संविधान का ऐसा भाग है जो कि राज्य सरकारों के लिए निर्देश की तरह काम करता है, सलाह की तरह काम करता है, सुझाव की तरह काम करता है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में कुछ जो तथ्य हैं, यानी कि कुछ बातें हैं जो हम आपको बताना चाहेंगे। पहले भी ये बताया गया कि आयरलैंड के संविधान से भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया, और ये ऐसे तत्व हैं जो कि संविधान के साथ ही विकसित हुए। इनका कोई अलग से इसके लिए बैठक नहीं हुई, अलग से ऐसे कोई नियम नहीं बनाए गए, बल्कि जो जो संविधान सभा ने अपना निर्णय और अपने जो बिंदुओं को संविधान में शामिल करने के लायक बनाया, उसी के दौरान ये साथ साथ विकसित होते चले गए। और इनका जो उद्देश्य था, एक लोकतांत्रिक देश को लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में विकसित करना था। संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों की बात की गई है और संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को शामिल किया गया है, जो कि अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक शामिल है। और अनुच्छेद 36 से अगर हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले इसमें ये कहा गया है कि राज्य की एक परिभाषा है, वही परिभाषा जो कि भाग 3 में दी गई है, यानी कि राज्य उसे कहेंगे जिसके पास उसकी जनसंख्या अपनी हो, एक जनसंख्या हो, एक निश्चित भूभाग हो, जिसके पास एक सरकार हो, और सबसे बड़ी बात उसके पास संप्रभुता हो, तो उसे हम राज्य की श्रेणी में रखेंगे।
और अनुच्छेद 37 में ये कहा गया कि ये तत्व जो हैं, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, इन्हें न्यायालय में इनके विरुद्ध अगर ये हमें प्राप्त नहीं होते हैं तो इनके विरुद्ध हम न्यायालय नहीं जा सकते, क्योंकि ये मौलिक अधिकार नहीं है, बल्कि यह बाध्यकारी भी नहीं है, बल्कि यह एक देश के शासन के लिए मूलभूत होते हुए भी एक सुझाव के रूप में है और राज्य का ये कर्तव्य होगा। लेकिन हम यानी कि हम नागरिकों का ये अधिकार नहीं होगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व उसकी प्राप्ति हमें हो, लेकिन राज्यों के लिए इसे एक कर्तव्य के रूप में लिया गया। तो अनुच्छेद 36 और अनुच्छेद 37 के बाद हम फिर देखते हैं कि अनुच्छेद 38 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत राज्यों के लिए क्या निर्देश जारी किया गया था। अनुच्छेद 36 और 37 की बात हो गई। 36 में राज्य की परिभाषा को रखा गया और 37 में भी बात हो गई कि ये प्रवर्तनीय नहीं होंगे, यानी कि इनके विरुद्ध नागरिक न्यायालय में नहीं जा सकते और न्यायालय भी मौलिक अधिकारों की तरह इन्हें बाध्यकारी नहीं बना सकती। अनुच्छेद 38 के तहत ये है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, यानी राज्य ऐसी व्यवस्था बनाने की कोशिश करेगा जिसमें कि जिनके लिए लोक कल्याणकारी राज्य की कल्पना की गई है उसमें सहयोग प्राप्त हो सके। और अनुच्छेद 39 में है कि पुरुष और स्त्री दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा, यानी कि एक ही कार्य जब करते हैं पुरुष और स्त्री तो अनेक ऐसी जगहों पर समान मान लिया जाए कि केवल सरकारी कार्यालयों में छोड़ दिया जाए तो हर जगह महिलाओं को वेतन में असमानता झेलनी पड़ती है, चाहे वो मजदूर के रूप में हो, चाहे घरेलू कामगार के रूप में हो, चाहे वो निजी क्षेत्र में हो, यहाँ तक कि उन्हें कभी कभी अपनी पारिवारिक घरेलू मजबूरियों की वजह से कार्य का त्याग भी करना पड़ जाता है। तो इस वजह से अनुच्छेद 39 में कहा गया कि दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार है। अनुच्छेद 40 में है कि एक ग्राम पंचायतों का संगठन किया जाएगा जिससे कि हमारे स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था मजबूत हो सके और जनता भी हम एक अच्छे लोकतंत्र के लिए, मजबूत लोकतंत्र के लिए अपनी भागीदारी निभा सके और छोटी छोटी बातों के लिए उसे अपने से बहुत दूर जाने की, शहर जाने की या बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं हो, उन्हें पंचायत स्तर पर ही न्याय मिल सके और जो छोटे छोटे कार्य हैं ग्राम पंचायत से संबंधित उन कार्यों को ग्राम पंचायत संपन्न कर सके। अनुच्छेद 41 के तहत है कि काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। तो बच्चों, हर व्यक्ति को अपनी योग्यता और सामर्थ्य के मुताबिक काम पाने का अधिकार है। हर व्यक्ति को शिक्षा पाने का अधिकार है, जो कि हमने मौलिक अधिकार में भी अनुच्छेद 21 में देखा था कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था 86वें संशोधन में, संविधान संशोधन में कर दी गई थी और यहाँ भी गाइडलाइन के रूप में, निर्देश के रूप में इस अनुच्छेद में शिक्षा पाने के अधिकार की बात की गई है। साथ ही साथ सहायता पाने की भी बात की गई है। लोक सहायता का अर्थ ये हुआ कि अगर कोई व्यक्ति न्यायालय में जाता है तो उसे अपने लिए वकील चुनने का अधिकार दिया जाता है जो उनकी बातों को रख सके। और अगर किसी सरकारी कार्यालय या कहीं भी ऐसी जगह जाता हो जहाँ की नियम कानून की जानकारी उसके पास नहीं है तो कार्यालय में पदस्थापित कर्मचारी उनकी सहायता करने के लिए बाध्य होंगे, क्योंकि वो उन्हीं की सहायता के लिए उनकी पदस्थापना की गई है। अनुच्छेद 42 में आते हैं। 42 में कोई विशेष बात नहीं थी बच्चों। अनुच्छेद 43 और 43 क की बात करेंगे, जिसमें अनुच्छेद 43 में कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी का प्रयास और
43 क में उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना। अब इसे थोड़ा विस्तार में देखते हैं कि अनुच्छेद 43 में है कि कर्मकारों के लिए उचित निर्वाह योग्य मजदूरी। तो पहले जो हुआ करता था कि मालिक या किसी कारखाने के प्रबंधक या इस तरह के कार्य जैसे ठेकेदारों के अंतर्गत करने वाले कार्य या घरेलू कामगार थे या संविदा कर्मियों पर जो मालिक का निर्धारण होता था वही मजदूरी दे दी जाती थी और कम मजदूरी देकर भी जितना उन्हें चाहिए होता था और ज़्यादा घंटे काम करवाकर उनसे हस्ताक्षर ले लिए जाते थे। लेकिन अब यह नियम बना दिया गया है कि किसी भी कर्मकार को उसके जीवन जीने योग्य एक जो न्यूनतम राशि है उससे कम मजदूरी नहीं दी जाएगी और हमेशा इसका पुनरीक्षण भी होता रहता है। यानी कि कभी अगर कम मजदूरी निर्धारित की गई थी तो इस बात पर बातचीत करके बैठक करके ये निर्णय लिया जाता है कि अब जो निर्वाह योग्य मजदूरी है यानी कि न्यूनतम मजदूरी है इसका निर्धारण अलग अलग क्षेत्रों के लिए कर दिया जाना चाहिए ताकि कहीं भी कर्मकारों को भेदभाव का सामना करना नहीं पड़े। अनुच्छेद 43 क में है उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना। बच्चों, अभी एक जो अवधारणा है वो बहुत प्रचलित हो रही है, जबकि ये हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आज से करीब समझिए 73-72 साल पहले ही शामिल कर दिया गया था। लेकिन जमी पे ये धारणा पूरी तरह अभी तक नहीं उतरी है। जो हम अभी सुन रहे हैं निजी और सरकारी क्षेत्रों की भागीदारी यानी कि PPP मोड, पब्लिक प्राइवेट मोड इसे कहते हैं। और इसके अंतर्गत अगर कोई सरकारी संस्थान किसी कार्य को करने में अपने पूरे संसाधन नहीं लगा पाते तो उसमें निजी क्षेत्रों का चुनाव कर लिया जाता है, जिसमें दोनों ही अपनी अपनी भागीदारी निभाते हैं और लोक कल्याण के कार्यों में पूर्णतः सफल होते हैं। और इसी तरह की बात इस अनुच्छेद 43 क में भी की गई है कि उद्योगों में के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना। यानी कि अगर जो कर्मचारी हैं उनमें से जो संगठन प्रबंधन में शामिल होने लायक सलाह देते हैं तो उन्हें उसके प्रबंध में शामिल करना चाहिए। उनके अनुभवों का, कर्मचारियों के हितों का एक प्रतिनिधित्व के रूप में सामने आना चाहिए। अनुच्छेद 44 की बात करेंगे और हम देखेंगे कि नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता बनाई जाने की बात है। यानी कि हमारे देश के जो भी नागरिक हैं बिना किसी भेदभाव के एक संहिता यानी कि एक कोड से शासित हों। आर्टिकल 45 में भी वही बात है जो शिक्षा के अधिकार के तहत आती है कि राज्य 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का उपबंध करेगा। इसको मद्देनज़र रखते हुए अभी हमारे यहाँ छोटे बच्चों के लिए जो कि अभी प्राथमिक कक्षा यानी कि पहली कक्षा में नहीं पहुँचे हैं उनके लिए ECCE कार्यक्रम चलाया जा रहा है। यानी कि अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, पूर्व बाल्यावस्था में शिक्षा और उनकी देखरेख के रूप में ये कार्य शुरू किया गया है और इसके लिए एक अच्छा खासा बजट भी आवंटित किया गया है। और अब बढ़ते हैं अनुच्छेद 46 की ओर। 46-47 में बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें नहीं थी और 48 और 48 का की बात करेंगे, जिसमें कृषि, पशुपालन संगठन, पर्यावरण, वन और वन्य जीवों की रक्षा के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं कि ये सभी चीज़ें हमारे आसपास की है कि जहां अगर हमारी कृषि मजबूत नहीं होगी तो आज भी हमारे देश में एक बड़ा भाग, जनसंख्या का बड़ा भाग कृषि पर आधारित है। वनों से होने वाले वनोपज को आदिवासी उपयोग में लाते हैं और अगर उनके वन ही छीन लिए जाएंगे या हमारी धरती पर 33% से कम वन हैं तो इनका जो दुष्परिणाम है वह देखने को मिलेगा। प्राकृतिक आपदा की घटनाएं बढ़ती जाएंगी और सारा जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। इसी तरह पर्यावरण की बात भी
48 क में की गई है कि अगर हमारा पर्यावरण प्रदूषित होता चला जाएगा तो आम नागरिकों को, हमारे देश के बच्चों को, हमारे देश के बच्चों को, नागरिकों को प्रदूषण की वजह से कई स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। गर्मी बढ़ती जाएगी, जैसा कि वन के कटने का दुष्परिणाम दिख रहा है, और उसमें भी जो पर्यावरण का प्रदूषण है, जल, नदी, हवा, मिट्टी, इन सबों को बचाना आवश्यक है, अन्यथा एक विषाक्त वातावरण बन जाएगा और हम न चाहते हुए भी अपने जो संसाधन हैं उनका एक बड़ा भाग उस पर खर्च करने को मजबूर होंगे। और अनुच्छेद 39 क में ये बताया गया कि राष्ट्रीय स्मारक स्थानों और वस्तुओं का सम्मान। बच्चों, हमारे यहाँ प्राचीन काल के कई स्मारक हैं, कई ऐसे महत्वपूर्ण स्थान हैं और कई वस्तुएं पाई जाती है। जैसे हम इसे इस तरह समझ सकते हैं कि हमारे पटना में कुम्हड़ार है और वहाँ मौर्य काल के स्थानीय अवशेष मिले हैं। इसी तरह वैशाली में लिच्छवी के समय के अवशेष मिले हैं। सारण में, चिरांद में हड़प्पा काल के अवशेष मिले हैं। तो वहाँ जो अवशेष मिले हैं उसमें कुछ वस्तुएं जो उस समय के लोग उपयोग किया करते थे, और मौर्य काल का जो अवशेष हमारे यहाँ पटना में कुम्हड़ार में प्राप्त हुआ, तो उसकी भी रक्षा सम्मान करना राज्य का कर्तव्य होना चाहिए, क्योंकि ये हमारी धरोहर को संरक्षित करता है और इसके महत्व को अगली पीढ़ी तक बताता है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में ये महत्वपूर्ण बातें थी इसके अनुच्छेदों के साथ, और ये हम देखेंगे अगला राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित ही कुछ और बिंदु है जिस पर हम अभी गौर करेंगे। अब अगर हमें पूछा जाता है बच्चों कि भारतीय संविधान में राज्य में नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या था, हम बात कर चुके हैं कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था करने की प्रेरणा देता है? तो अगर आपके पास इस तरह के प्रश्न आते हैं तो हम कह सकते हैं कि वह नीति निर्देशक तत्व है। नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन किस पर निर्भर करता है? तो इसके लिए भी हम कहेंगे कि सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर करता है। संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश कौन देता है? तो यहाँ भी नीति निर्देशक तत्व ही हैं। मौलिक अधिकार व राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या समानता है? ये एक दूसरे के पूरक हैं। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में कहाँ सुनिश्चित किया गया है? तो यह भी अभी हमने देखा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है। संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? यह नीति निर्देशक तत्व में वर्णित किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संबंध से है? तो यह भी नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत कहा गया है। और अगला जो ये बिंदु है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है? तो 6 से 14 वर्ष के लिए ये तत्व राज्य के लिए है। नीति निर्देश के रूप में भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो बच्चों, यह पहले गोवा राज्य में था और अभी इसी महीने के शुरुआत में या पिछले महीने के अंतिम सप्ताह में उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता को लागू किया गया है। और बच्चों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक जिस तरह हमारे मौलिक अधिकार हैं, उसी तरह राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी हमारे लिए ही यानी कि नागरिकों के लिए ही है। अंतर सिर्फ इतना है कि मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए, उसके लागू होने के लिए, उसके उल्लंघन पर हम न्यायालय की शरण ले सकते हैं, लेकिन राज्य के नीति निर्देशक के लिए हम राज्य की न्यायालय की शरण में नहीं जा सकते। तो बच्चों, हमने संविधान में अधिकार, इस अध्याय में हमने मौलिक अधिकारों को देखा, दक्षिण अफ्रीका के अधिकारों के घोषणा पत्र के बारे में जाना, मौलिक अधिकारों की ज़रूरत किसी भी देश के नागरिकों के लिए क्यों है इसे जाना, और राज्य के लिए जो कि एक लोक कल्याणकारी राज्य
की स्थापना के लिए आवश्यक निर्देश हैं उसके बारे में भी जाना। अगले अध्याय में बच्चों हम इससे संबंधित प्रश्नोत्तरी को करेंगे। तो अगले अध्याय में मिलते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये अध्याय बेहद लंबा है, लेकिन आप जब जब इसे देखेंगे आपकी अवधारणा जो है वो बिल्कुल स्पष्ट होती जाएगी। तो अगले अध्याय में हम मिलते हैं प्रश्नोत्तरी के साथ। अभी हम इन्हीं बातों पर विराम देते हैं। नमस्कार।